आ जाओ। तो इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्लास के अंदर भूमि सुधार, कृषि सुधार, ठीक है। और ये जैसे जो है ना, ये भूमि सुधार और कृषि सुधार, ये एड ऑन, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं आएगा भूमि सुधार कृषि सुधार, ये हिस्सा है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जो आर्थिक सुधार है ना अलाउद्दीन खिलजी के। तो इससे पहले वाले जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था, जैसे बाजार सुधार, भू राजस्व सुधार, भूमि सुधार, तो ये भूमि सुधार इसमें, ठीक। ये सेकंड टॉपिक है। तो पहला अपन ने पढ़ लिया बाजार सुधार, अब देख रहे हैं अपन भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स के नाम से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि सुधारों में गहरी रुचि ली। तो यहाँ दो फैक्ट्स हैं, एक तो तुर्की सुल्तान, तुर्की से क्या मतलब हुआ कि तुर्की का मतलब है दिल्ली सल्तनत। आजकल जैसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा रहता कि दिल्ली सल्तनत के में कौन सा पहला सुल्तान था, नो, उसको लिखते हैं वो टर्किश एम्पायर। जैसे मुगल से तो अपन फेमिलियर है, अच्छा। तो सेकंड जो डायमेंशन है मिडावल इंडिया का, वो मुगल इंडिया है, और पहला जो डायमेंशन है वो तुर्किश इंडिया है ना। तो वो तुर्किश, जैसे कई बार जैसे अभी क्वेश्चन आ रहे हो यूपीएससी में कि तुर्क अफगान प्रशासनिक प्रणाली की विशेषताएं लिखें, तो अब इसमें तुर्क अफगान कौन सा गया, तो तुर्क का तो मतलब है दिल्ली सिंध वाले, और अफगान जो अभी जैसे सैयदन लोदी अपन पढ़ेंगे बाद में, वो अफगान एम्पायर था। फिर शेरशाह सूरी भी अफगान ही था, ठीक है। तो ऐसे ये वर्ड ध्यान रखना है, तुर्क सुल्तान। तो तुर्क सुल्तानों में या दिल्ली सल्तनत में पहला था जिसने भूमि सुधारों में गहरी रुचि ली। और दिल्ली सल्तनत में जैसे टोटल 5 डायनेस्टीज हैं, ठीक है, अपने गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयदन लोदी। तो पहले जो 3 है ना वो तुर्क कहलाएंगे, और सैयदन लोदी वो अफगान एम्पायर है, ठीक है। अभी देख लेंगे आगे अपन जो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो पहला शासक था जिसने भूमि सुधारों में रुचि ली। अब देखो ये क्यों पहला हुआ जिसने भूमि सुधारों में रुचि ली, भाई इससे पहले क्यों नहीं रुचि ली गई, है ना। तो ये मैं किस लिए आप सोच रहा आपको यूँ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। यही पहला, इससे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये दूसरी डायनेस्टी का दूसरा रूलर है, तो इससे पहले तो गुलाम भी गए, है कि नहीं, उसमें कुतुबुद्दीन गया, रजिया गई, बलबन गए, उन्होंने क्यों नहीं रुचि ली। तो ये क्या है ना, जैसे भूमि सुधार जैसे जैसे इशू है, ये तब आप कर सकते हो जब पहले स्टेबिलिटी आपके एम्पायर में पहले हो। भाई पहले अपने आप को सेफ तो करो, उसके बाद करेंगे अपन तो भूमि की पैमाइश। जीवन का अपना कोई पता नहीं, और अपन पता चले अपन नापने पे लगे कि ज़मीन मेरे पास कितनी है, मैं कैसे राजस्व लूँगा, ये पता नहीं है कि तुम जो राजस्व इकट्ठा करोगे वो सेफ भी है कि नहीं। सोच रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ तक स्थायित्व मिल चुका था, वो स्थायित्व में देने में किसका योगदान, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का, दीवानी अर्ज अपन ने देखा, एम्पायर मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन ने बनाया। तो उसी से फिर ये मंगोलों को खदेड़ पाया, मंगोल आक्रमण हुए कि नहीं हुए, और विद्रोह हो रहे थे जैसे अपन ने देखे थे, दक्षिण में इसने विस्तार कर लिया था, है कि नहीं। इस तब ये जाके इतना दिमाग मतलब कूल अपने आप को ये मोटिवेट कर सका कि यार आज अपन भूमि सुधारों की बात करें, है ना। इसलिए ये पहला यहाँ था, क्योंकि ये इसके बैकग्राउंड में चल रहा है सब कुछ। तो ये चीज़ अपन को देखनी है कि कोई भी शासक आके गया तो ऐसे नहीं कि उसके साथ ही चीज़ें खत्म हो गई, ऐसे नहीं कि बलबन गया तो बलबन के साथ वो दीवाने अर्थ था वो खत्म हो गया, ये तो बलबन ने जैसे तुर्कानी चहलगानी का खत्म कर दिया तो फिर वो खत्म ही हो गया। वो लीगेसी के रूप में वो काम करते गए सारी चीज़ें। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ये तुर्क भूमि सुधार करेगा, इसी का फायदा मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक को, और फिर वो एम्पेरिस्टिक अप्रोच एक अपनाएगा, ऐसे। तो ये टोटलिटी में देखनी है अपने को चीज़ों को, है ना। जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आजकल जैसे आंसर अपन लिखेंगे तो आंसर जैसे सीधे ही लिखेंगे अलाउद्दीन भूमि सुधार पहला शासक क्यों, फिर इसके आगे आपको अब जो मैंने आपको बताया वो क्यों की है, क्यों की, ये पहला क्यों है, क्योंकि इससे पहले भूमिका बन चुकी थी, दीवानी अर्ज जैसे मिलिट्री विभाग बन चुके थे, स्थायित्व प्राप्त कर चुका था दिल्ली सल्तनत, स्टेबल हो चुका था। जैसे बोलते हैं ना पहले स्टेबल हो, तो वो स्टेबल हो चुका था, इसलिए भूमि सुधार करने वाला पहला है। तो कहीं भी ऐसा आए ना कि पहला, तो यही पहला क्यों, है ना। तो एक थोड़ा सा एक रीजनिंग लगाओ, तो उससे रीजनिंग लगाओगे ना तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक। अब देखो वैसे तो अगर अपन पढ़े तो सिंपल एक लाइन थी कि तुर्की सल्तनत में पहला शासक जिसने भूमि सुधार, लेकिन अगर अपन कॉन्सेप्ट देखें तो काफ़ी गहराई निकलती। फिर उसने भूमि सुधार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना था। वो भूमि सुधार करना ये नहीं चाहता था कि मेरे को खुद अमीर बनना है, क्या करना है, नहीं, राज्य की स्थापना करनी है। कि उसने देखा कि यार मैं आज शासक बना हूँ, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक क्या लीगेसी छोड़े गए, बलबन क्या छोड़े, तो मैं भी इसमें कुछ ऐड ऑन करूँ, है कि नहीं। जैसे क्योंकि जैसे ये शासक था, ये कोई आम प्रजा का नहीं था, इसको टोटलिटी सारा इसको स्टेट की, राज्य की चिंता थी, ठीक है ना। और शक्तिशाली और निरंकुश, शक्तिशाली क्यों, दक्षिण में विस्तार जरूरी था, इससे पहले अपन ने देखा ना रेड्स कहाँ तक गया, मदुरा तक, बिल्कुल तमिलनाडु बिल्कुल सेंटर के अंदर। और निरंकुश क्यों, विद्रोह हो रहे थे, मंगोलों का विद्रोह का डर था, जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलपुर बस ही चुका था, नवीन मुस्लिम, और
जो इसकी गुजरात रेड थी उसमें जालोर में अपन देख ही चुके थे कैसे उन्होंने विद्रोह किया नवीन मुसलमानों ने, और वो अपने रणथंभौर किले में आके उन्होंने शरण ले ली थी हमीर के साथ, तभी वो रणथंभौर पे हमला हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखनी, तो उन सबको शांत करना जरूरी था। अब उनके लिए आएगी कैसे, बगैर जैसे सेना रखनी तो सेना को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़े, पैसे आएंगे कहाँ से, पैसे आएंगे जब अपन भूमि सुधार करेंगे, है ना। रेवेन्यू भाई आज भी जैसे अपन देखते हैं, चलो आज तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता था वो किससे आता था, वो भू राजस्व आता था। जैसे अपन मॉडर्न इंडिया में देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, तो वो रेवेन्यू ही था, और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे। भारत अपने राजस्थान में भी ट्रेन चलाई, तो क्यों चलाई, क्यों चलाई, क्यों नील की खेती होती थी, और नीली खेती से रेवेन्यू आता था, वो उस नील को बेचते थे आगे, समझ ना इस चीज़ को। तो ये भू राजस्व इसलिए ज़रूरी था ये। फिर अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये अब जैसे आप जैसे नोट्स देख रहे हो तो ये पहले से अलग क्या है, ये जब जो लेफ्ट साइड में देखोगे ना ये माइक्रो वर्ड है ये, ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको एनसीईआरटी की भी शीट दूंगा तो उसमें ये माइक्रो वर्ड्स हैं, तो जब कभी भी आप थोड़ा सा रिवीजन करो या कुछ करो तो ये माइक्रो वर्ड हमेशा ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ पुल नहीं होएगा दिमाग के अंदर। ये पैराग्राफ पुल कैसे होएगा, जब आपने कोई माइक्रो वर्ड ध्यान हो। तो कभी भी जैसे आप खुद के भी नोट्स बनाओ तो ये ऐसे माइक्रो वर्ड सामने रखने हैं। अब जैसे क्या है, आप कभी रिवीजन करो, अब जैसे अपन टेस्ट लेंगे तो टेस्ट लोगे तो लास्ट का जो मतलब आप यूँ देख रहे हो कि भाई अब आखिरी 5 मिनट है, वैसे पीपीआर जो अपन करेंगे ना परमानेंट रिवीजन, उसमें ये माइक्रो वर्ड्स याद आएंगे। और जैसे मैं पूछूँ भूमि सुधारों के बिंदु बताओ, ये नहीं आएंगे दिमाग में, ये आएंगे कि इसमें जैसे एक वर्ड देख लो, विद्वानों धर्मशास्त्री अमीरों को खुद व मुकद्दम, ऐसे। तो जब आपको ये वर्ड ध्यान आ गया ना कि विद्वानों को जो जागीरें दी गई थी वो वापस ले ली गई, अमीरों को जो दी गई थी वो वापस ले ली गई, खुद और मुकदमों का अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे, तो ये कहानी आप अपने आप रच दोगे, बशर्ते ये आपके दिमाग में तैरने चाहिए। तो इनको बोलते हैं माइक्रो वर्ड्स, तो हमेशा आप जानते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कर्मचारियों के साथ और विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के साथ उसने क्या किया। तो पहले तो इन तीनों चीज़ों को देखो, कर्मचारी, विद्वान और धर्मशास्त्री, ठीक है ना। दूसरा लिखा हुआ अमीर, ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ खुद एंड मुकद्दम। तो तीनों ये पर्सनैलिटीज ही हैं अपने आप में, लेकिन तीनों की जो हैसियत थी, जो रोल था तुर्क एम्पायर के अंदर, वो अलग अलग था। ये लोग कौन थे, कर्मचारी, विद्वान और धर्मशास्त्री। कर्मचारी तो आज जैसे अपन देखते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं, मतलब जिसको ब्यूरोक्रेसी अपन बोलते हैं, ये वो थे, छोटे तबके के भी और बड़े तबके की, ठीक है। दूसरे आ गए विद्वान, जिनको इंटेलेक्चुअल्स बोला करते हैं। आज भी अपने पास इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, जैसे है कि नहीं, जैसे तस्मिला रसनीन है, और जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं वो सारे विद्वान हैं, ठीक है, जो मतलब थिंक टैंक का काम करते हैं सरकार के लिए। और तीसरे हैं धर्मशास्त्री। आज इनका कोई रोल है नहीं क्योंकि अपन सेकुलर स्टेट है, ठीक। लेकिन जैसे अपन बोले कि धर्म हिंदुओं मान लो, जैसे जो शंकराचार्य होते हैं, इस्लामिक धर्म के अंदर मौलवीज होते हैं, क्रिश्चियंस में जैसे पादरी होते हैं, तो वो धर्मशास्त्री, मतलब वो धर्म क्या कहता है ये राजा को बताते थे या सुल्तान को बताते। जैसे भाई पहले न्याय जो होता था वो धर्म के अनुसार होता था, है कि नहीं, तो ये थे वो थियोलॉजियंस, ठीक है। कर्मचारी तो हो गए ऑफिशियल्स, विद्वान हो गए इंटेलेक्चुअल्स, और थियोलॉजियंस। अमीर कौन होते थे, ये आज जैसे जो अपन बोलते हैं जो मंत्री जैसे आज होते हैं, ये उस समय के मंत्री थे। जैसे मंत्री परिषद होती थी तो ये मंत्री हुआ करते थे, जो बिल्कुल राजा के सेकंड इंचार्ज जो हुआ करते थे। जैसे सेना का मैंने बताया दीवान अर्ज, उसका हेड रहेगा, दीवान मुस्करात भी अपन देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका हेड, अमीर आखुर जो अश्वशाला फोर्स का हेड, तो वो सारे अमीर हुआ करते थे, मतलब मिनिस्टर्स। तो मंत्रियों के लिए उस समय वर्ड था अमीर। अब जैसे आज अपन बोलते हैं ना कि अमीर, यार तुम तो बहुत अमीर हो गए, तो ये वही सेंस में वही है। क्यों, क्योंकि उनके पास उस समय दौलत हुआ करती थी। अभी अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय इनके फार्म हाउस हुआ करते थे सिटी के बाहर, बड़े बड़े, है कि नहीं, उनमें बगीचे होते थे खूब बड़े बड़े, ऑर्चिड्स लगे हुए रहते थे, बाग बगान। तो ये इसलिए वो अमीर का वो सिनोनिम बन गया आज अमीर। गरीब और अमीर जो अपन बोलते हैं ना, ये वो सिनोनिम है। मतलब इनकी लाइफ स्टाइल इतनी लेविश हुआ करती थी, राजा से ज़्यादा इनके पास पैसा हुआ करता था, यूँ। फिर खुद और मुकद्दम ये क्या होते हैं, आज जैसे अपन जैसे गाँव में आप जैसे देखते हो, खास तौर पर जैसे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर जैसे जो है, जिन्हें अपन चौधरी और जमींदार बोलते हैं, है कि नहीं। तो खुद तो क्या हुआ करते थे, ये खुद होते थे जो विलेज में जैसे जो पंचायत होती है उसके जो मुखिया हुआ करते थे ना, गांव के मुखिया, ये होते थे खुद, ठीक है। और मुकद्दम क्या हुआ करते थे, ये होते थे जमींदार, मतलब जिनके पास खुद का लैंड हुआ करता था। तो खुद और मुकद्दम ये होते थे, मतलब ये पर्शियन वर्ड है अपने वो मुखियाओं के लिए और जमींदारों के लिए। दोनों काम अलग है। देखो जैसे आज अपन पढ़ते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा खाप पंचायत होती है, तो खाप पंचायत में कौन होते हैं, कौन निर्णय लेते हैं कि नहीं ये लव जिहाद हम नहीं होने देंगे, तो वो गांव के एल्डरली मैंस हैं,
जो कि जिसको अपन पंच सरपंच बोलते हैं, है ना। तो पंच तो हो गए वो, और उन पंचों में जो हेड है वो सरपंच हो गया, सरपंच, ठीक है। तो ये खुद वो हो गया, और मुकदम जमींदार लोग, खुद की, वो मुखिया नहीं है गाँव के, उनकी खुद की ज़मीन है जो पुश्तैनी चली आ रही है, तो ये वो हैं जमींदार। तो ये वर्ड इसलिए जानो क्योंकि जब अपन मुगल इंडिया पढ़ेंगे ना तो इसी में आ जाएगी वो जमींदारी व्यवस्था, जो जिसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, मनसबदारी और जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदार कौन थे? जिनके पास खुद की ज़मीन थी वो जमींदार थे। तो ये जमींदारों का लिए वर्ड है मुकद्दम, और खुद चौधरी, विलेज हेडमैन जिनको अपन बोलते हैं, है ना। तो अब देखो भूमि सुधार के संबंध में इनका क्या रोल, एक ठंडे दिमाग से सोचो कि भूमि सुधार में सर इन पर्सन्स का क्या रोल। वो रोल ये है कि इन लोगों के पास बहुत सारी एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी जमा हो चुकी थी, कैसे भी, चाहे जिसको अपन बोलते हैं, चाहे वो 1 नंबर में चाहता है, 2 नंबर में उनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन प्रॉपर्टी इनके पास बहुत थी। कुछ 1 नंबर में कैसे स्टेट ने इनको दान दी, राज्य ने दान दिया उनको, कुछ पुरस्कार के रूप में, जो अपन वक़फ़ पढ़ेंगे अभी, जैसे मिल्क वक़फ़ इनाम, ये इनाम जो अपन बोलते हैं, कुछ इन्होंने सेकेंड हैंड, मतलब 2 नंबर में ले ली थी करप्शन से। तो ये पावर पॉकेट्स बन गए थे, मतलब सरकार के अंदर सरकार थे सारे। तो अब जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो ये सारी दूसरी तलवारें थी, एक तलवार तो सुल्तान, दूसरी ये। अब जैसे अपन ने भिड़ते पढ़ा था कि निरंकुश राज्य की स्थापना करना उसका उद्देश्य था, तो पहले इनके तो पर कतरो, तभी तो सुल्तान सुल्तान बनेगा। नहीं तो पता चला सुल्तान खड़ा हुआ और उसके साथ में जो खड़े हुए वो सुल्तान को बोलते बैठ जाओ तुम, क्योंकि पहले ऐसा माहौल था भाई। अभी ज़्यादा अपन दूर गए नहीं है, बलबन से आगे जस्ट अभी मुश्किल से अपन 15 साल ही आगे सरके। तो तुर्कान चहलगानी, मतलब कॉप्स ऑफ 40 उनकी चलती थी दरबार के अंदर। सुल्तान को क्या आता है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि निरंकुश डेस्पोटिक रूलर बनना है, शासन चलेगा एक का, जिसने उसने बोल दिया बस वही, पहले इनको तो हटाओ। तो ये एक तरह से ये बचे हुए जो तुर्कानी चहलगानी में जो बच्चे कुछ जो रह गए थे उनको खत्म करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ऐसे जैसे कॉन्सेप्ट के रूप में आप उसको जानो समझो तो क्या है, एक समझ बनेगी। तो आजकल बार बार मैं कह रहा हूँ, आजकल जो पैटर्न है वो समझ का पैटर्न है, रटने का नहीं है। समझ के जाओगे तो वो रटोगे, अपने आप वो आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। हाँ, अब जैसे ये तीनों पढ़ लिए, अब इनके पर कतरने, वो पर ऐसे ऐसे कतरे जाएंगे। जो भी भूमि थी वो भूमि ले लेंगे, लेके क्या करेंगे, उसको स्टेट की प्रॉपर्टी बना देंगे। हाँ, तुम्हारी पर्सनल थी, अब नो मोर पर्सनल, अब वो क्या हो गई, वो स्टेट की भूमि हो गई, ठीक है। तो आओ देखो कर्मचारियों क्या किया, कर्मचारी विद्वान और थियोलॉजिस्ट का क्या किया, उसने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो शासकीय है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे ना, उनके पास जो उनको जो भूमि अनुदान दिए गए थे कि पहले चलो ठीक है, रजिया के समय तुमने कोई काम किया, लो जाओ उसकी उधर की जागीर ले लो, तुम ग्वालियर में तुमने वो काम किया, अच्छा तुम ऐसा करो, दोआब के अंदर इक्ते दे दिए थे उनको लैंड्स। इक्ता का मतलब क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड, कि वो तुमको दे दिया, उससे जो भी रेवेन्यू आ रही है वो तुम संभालो, अपने खर्चे काटो, और जो बचे वो तुम एम्पायर में जमा करा देना, मतलब शाही खजाने के अंदर। लेकिन वो बोलते तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो सारा खर्चा हो गया, तो अब खजाना खाली पड़ा रहता। ये भूमि अनुदानों को वापस ले लिया, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट, अनुदान और पुरस्कार के रूप में थे, जो 1 नंबर में उन सबको मिली हुई थी, लेकिन ज़्यादा हो गई थी, हद से ज़्यादा, ठीक है, उनको वापस ले ली गई। ये छोटी इक्ता या इक्ता बोल दो, एक ही चीज़ है, छोटी इक्ताओं के समान थे। इक्ता क्या था, इक्ता एक पीस ऑफ लैंड था, जिसके पास जो ओनर होता था उसी की ओनरशिप होती थी, है ना। इक्ता सिस्टम अपन जैसे बोलते हैं, यही जैसे आगे अपन मुगल इंडिया पढ़ेंगे तो ये इक्ता क्या हो जाएंगे, ये जागीर हो जाएगी, जागीरदार। अभी जो मैंने इसके लिए शब्द बोला था वो था जमींदार, जमीन का मालिक जमींदार, जागीर का मालिक जागीरदार। जागीर दी जाती थी मुगल इंडिया के अंदर, जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मेरे को वेतन के बदले एक भूमि का टुकड़ा दे दिया कि वहाँ से जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सब तुम रखो, तुम्हारे खर्चे काटो, जो बचे वो स्टेट में जमा करा देना, राज्य में जमा करा देना, ठीक है ना। तो इनको ये ऐसे दिल्ली सत्र में इसके लिए वर्ड था इक्ता। क्या था इक्ता, सीधा कई बार वो 20 शब्द में अपन मैं पूछूंगा आपसे, इक्ता क्या था, इक्ता एक भूमि का टुकड़ा था जिसपे सारे स्वामित्व इक्ता धारक के हुआ करते थे, और ये सरकार की तरफ से दिए जाते थे इक्ता। जैसे जो सुल्तान है वो खुश होकर देगा आपको, आपकी सर्विसेज के बदले, पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना, ये इक्ता है। हाँ, देखो भेंट तो क्या है, जैसे भेंट देखो वैसे क्या है, ये भेंट और पुरस्कार ये तो दोनों सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है। अनुदान क्या होते थे, ये ग्रांट थी, ठीक है ना, ग्रांट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है कि आपको खर्चा ज़्यादा हो गया, ठीक है सर, अलाउद्दीन की जैसे मान लो गुजरात रेड हुई, मैं मेरे साथ 30 घोड़े लेके आया,
ठीक है। तो अब खर्चा तो मेरे को जैसे दिया था, जो पहले दिए जा रहे थे तो वो तो 5 घोड़ों का ही था, जबकि मैंने 25 घोड़े ज़्यादा देखो आपकी उसमें दिए ना गुजरात रेट के अंदर, तो अब मेरा खर्चों का तो वेरीफाई करो। तो चलो आपको अनुदान दे देते हैं कि ये आप अपने स्टेट की तरफ से, आप हमारी तरफ से ये समझो बोनस, बोनस समझ लो, ग्रांट समझ लो कि ठीक है आपका खर्चा कम पड़ा ना। आज भी जैसे ग्रांट इन एड अपन देते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अपन पढ़ते हैं, खर्चा कम पड़ रहा है, खर्चा किया तुमने किया तो ये हमारी तरफ से अब ये एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट बोनस के रूप में ले लो, और जो भी तुम्हारे खर्चे हुए उसको अपन फुलफिल करते हैं। भाई भेंट और पुरस्कार तो एक तरह से खुश होकर दी जाती है, ठीक है, मदद करी, ये खर्चा ज़्यादा हो चुका मेरा, अब उसको फुलफिल करने के, फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारी जो चित्तौड़ रेट अभी तुम कर रहे हो ना, उसमें मैं नहीं दूंगा मेरे घोड़े, क्योंकि यार मैं कब तक करता जाऊंगा। तो लो अनुदान लो, खर्चे मीट आउट करो एक बार, जिससे कि वो मोटिवेशन बना रही खर्च करने का, ठीक है ना। और छोटी एकताओं के समान थे। अब देखो छोटी एकता क्या हो गया, स्टेट के अंदर स्टेट, खालसा भूमि तो है ही नहीं, तुमने तो भेंट में दे दी। और कुछ ये ऐसे भाई पहले जैसे अलाउद्दीन खिलजी क्यों निरंकुश, क्योंकि पहले ऐसा बलबन की मृत्यु के बाद और अलाउद्दीन खिलजी के आने तक जो बीच में एक गैप है, वो टर्मोइल का गैप है पूरा। शासक आए जा रहे निरंकुश, पपेट शासक है, मतलब कठपुतली शासक है, जैसे अमीर बोल रहे हैं, जैसे थियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, वैसे किए जा रहे हैं। तो परकातना जरूरी है ना, क्योंकि एक आपको डेस्पोटिक रूलर बनना है, शक्तिशाली एम्पायर खड़ा करना है, इसलिए जरूरी था ये। अमीरों का क्या किया, यही हाल अमीरों का था। सुल्तान ने आदेश दिया कि अमीरों के पास जो मिल्क संपत्ति का नाम है ना, मिल्क का संपत्ति का फारसी वर्ड मिल्क, इनाम और वकफ है ना, ये आज भी जैसे अपन बोलते हैं वक्फ बोर्ड होता है, जो कि इस्लामिक जितनी भी मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका वो धरोधर एक ट्रस्ट होता है, एक तरह से ट्रस्ट। इनाम वही भाई, ये जो भेंट और पुरस्कार है ना, इन्हीं का पर्शियन वर्ड है इनाम, ठीक है, प्राइज में दी गई, उपहार के रूप में दी गई, तो उन्हें वापस ले ली गई, वापस ले जाए और उन्हें खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। ये खालसा लैंड यहाँ क्या है, खालसा मतलब वो लैंड जिसका रेवेन्यू डायरेक्ट स्टेट के पास जाता था। एकताओं का तो क्या था, इनडायरेक्ट आता था, पहले तुम्हारे खर्चे काट लो भैया, फिर जो बचे वो जमा करा देना। और खालसा में नहीं, कोई खर्चा वर्चा नहीं, सीधा स्टेट, एक भी रुपया वहाँ से किसी का कहीं पे भी लीक नहीं हुआ, ये खालसा के अंदर है ना। अब इससे हुआ क्या भाई, हुआ ये कि अब वो स्टेट के पास आ गया लैंड, पूरा रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सरकार को रेवेन्यू क्यों चाहिए, शक्तिशाली एम्पायर, रेड्स हम कर रहे हैं, सेना रखनी है विद्रोह को दबाने के लिए। अभी अपन ने सैन्य सुधार पढ़े थे, नकद वेतन देने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो वेतन आएगा कहाँ से, पैसे तो लाओ, है कि नहीं, तो पैसे यहाँ से अपन नकद राजस्व लेंगे। नकद राजस्व तो तब आएगा जब पहले लैंड तो लो अपने पास में, लैंड अपन ने कंट्रोल में ले लिया, खालसा भूमि कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय विशाल प्रदेशों को खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया। ये भूमि सुधारों का देखो एक डायमेंशन है, एक बिंदु के अंदर आपको खालसा भी याद आ गया ना, खालसा में वृद्धि, तो भी आप सारा लिख दोगे, तो लेकिन खालसा में वृद्धि होगी कैसे, जो आपने लैंड बांट रखा उसको ले लो वापस, तो खालसा में वृद्धि होगी, खत्म। लैंड किनको दिया, विद्वानों को दिया, अमीरों को दिया, वो लैंड लिया। अब बस ये जो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ना, कैसे, जैसे मिल्क, इनाम और वकफ, ये याद रखने अपन को बस, तो अपने आप आंसर लिखते जाओगे। अलाउद्दीन ने अमीरों की समस्त भूमि संपत्ति जब्त नहीं की, अमीरों द्वारा इनाम और वकफ के रूप में अर्जित की गई संपत्ति जब्त की गई। देखो ये है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सीधा आता है कि अलाउद्दीन के भूमि सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अलाउद्दीन ने अमीरों की समस्त भूमि संपत्ति जब्त नहीं करी थी, है ना, क्यों नहीं करी, क्योंकि ये अमीर हैं। अमीर मतलब ये आपके एम्पायर के एक पिलर्स हैं ये, अगर ज़्यादा इनको छेड़ाछाड़ी कर दी ना तो फिर अकेले तुम क्या कर लोगे, इनका तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इनको इनाम स्टेट ने जो दिया ना, मतलब जो इन्होंने खुद अपने पैसे से कमाई, उसको नहीं लेंगे अपन, क्योंकि वो तो इनकी संपत्ति है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। जो स्टेट ने इनको दिया वो वापस ले लिया, क्यों, क्योंकि ये अमीर है, ये मंत्री है एक तरह से, और कर्मचारी विद्वानों इनकी तो सारी संपत्ति ले ली थी भेंट अनुदान के रूप में जो दी गई, ठीक है ना। यहाँ जो इनाम और वकफ मतलब भेंट के रूप में जो सरकार ने दी, वो ही वापस ली, समस्त भूमि संपत्ति जब्त नहीं करी। तो ये क्वेश्चन 3-4 बार ही आया, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि समस्त संपत्ति अमीरों की जब्त कर ली थी, नो, पूरी संपत्ति जब्त नहीं करी थी, ठीक है ना। तो इसको याद रखो, ऐसे इनाम और वकफ के रूप में दी गई भूमि ही जब्त की गई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं खुद और मुकद्दमों का क्या किया। खुद और मुकद्दम तो विलेज हेडमैन और जमींदार, है ना, और सॉरी थोड़ा सा ना इसमें देखो ये उल्टा, खुद जो है ना वो जमींदार थे और मुखियाओं को मुकद्दम बोलते थे, है ना। मैंने थोड़ा सा ये हो गया था कि खुद को हेडमैन बताया और मुकद्दम को जमींदार, ठीक है। जमींदार कौन थे, खुद, और मुखिया थे मुकद्दम्स,
है ना, मैं से मुखिया, मैं से मुकदम। मुखिया मतलब वही विलेज हेडमैन, सरपंच, आप इसमें लिख लो सरपंच, अभी मैं शीट दे दूंगा ना। मुखियाओं पे आज लिख लो सरपंच, जो पंचायती राज के अंदर जो अपन शब्द बोलते हैं सरपंच, ठीक है। और धनी किसान बलाहारों, है ना, ये साउथ इंडिया में वर्ड यूज किया जाता है, दक्षिण इंडिया के अंदर जो धनी किसान हुआ करते थे बलाहार से संबंधित आदेश किए तथा खुद और मुकदमों के विशेषाधिकार छीन लिए। उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, प्रिविलेजेस कैसे, आज भी जैसे अपन देखते हैं खाप पंचायत, जो सरपंच ने बोल दिया वो फाइनल है, नहीं ऐसा नहीं है, सुल्तान ने जो बोला वो फाइनल है, ठीक है ना। क्योंकि क्या था, इनको जो पावर्स मिली थी इससे विद्रोह बहुत ज़्यादा होते थे कि इन्होंने बोला कि ऐसा सरकार शोषण कर रही है, ऐसा करना है, नहीं कर रही कोई सरकार शोषण, शासक ने बोला है, नहीं बोला, ऐसा हो रहा है, तब तक वही फाइनल है, ठीक है ना। तो इनके प्रिविलेजेस जो थे वो छीन लिए गए, खुद और मुकदम, ठीक। खुद हो गए जमींदार, मुकदम हो गए मुखिया। अलाउद्दीन ने न तो मुक्ता प्रथा समाप्त करी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन लोगों का अस्तित्व खत्म नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या किया, जो प्रिविलेजेस थे वो खत्म किए थे। ये देखो यहाँ रहा प्रथा, मतलब ये जो एक प्रैक्टिस जो थी ना कि गांव के अंदर खुद होएगा और मुकदम मुखिया होएगा, वो प्रैक्टिस खत्म नहीं करी, केवल उनके प्रिविलेजेस खत्म किए थे। यही क्वेश्चन यहाँ बनता है फिर, है ना। जैसे अमीरों की समस्त भूसंपत्ति जब्त नहीं की थी, जो इनाम और वक़फ़ के रूप में दी गई थी वो जब्त करी। खुद और मुकदम प्रथा समाप्त नहीं करी थी, क्या समाप्त किए, क्या किए समाप्त, विशेषाधिकार समाप्त किए, प्रिविलेजेस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऐसे। अब स्टूडेंट क्या देखता है, खुद और मुकदम, माइक्रो के वर्ड में ये याद रहता है खुद मुकदम प्रथा समाप्त कर रहे, नहीं यार ऐसा नहीं है, ये तो आज तक चल रहे। अब जो खाप पंचायत बिल्कुल लेटेस्ट ही तो है, हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर जैसे अपन देखते हैं, तो ये वही खाप पंचायत थी उस समय, खास तौर पे जैसे खुद ये सॉरी मुकदम मुखिया आज जो सरपंच है ना। अलाउद्दीन ने न तो मुक्ता प्रथा मतलब ये विलेज हेडमेट्स, ना खूती प्रथा, खुद, है ना, खुद तो क्या हेड, और वो जो प्रथा थी उसको खूती अपन ने बोला, खूती प्रथा उसने केवल स्वामियों के क्या समाप्त किए, प्रिविलेजेस समाप्त किए। तो ये है जो स्टेटमेंट अपन को ध्यान रखना है। अलाउद्दीन चाहता था कि खुद और मुकदम के आने वाले उस क्षेत्र के जमींदार उसी तरह कर दे जिस तरह दूसरे लोग देते थे, वो टैक्स पेयर बन जाए। पहले नहीं देते थे, और टैक्स नहीं देना ही क्या था उनका, एक प्रिविलेज था, विशेषाधिकार था। अब वो खत्म कर दिया, नहीं भैया टैक्स देना पड़ेगा तुमको, क्यों, क्योंकि मुझे रेवेन्यू बढ़ानी है, मुझे कलेक्शन बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना मुझे करनी है, समझ गए। तो इनको टैक्स पेयर बना दिया, पहले ये टैक्स फ्री थे। फिर इस प्रकार उसने दूसरों की तरह, इस प्रकार उन्हें दूसरों की तरह दूधारू गाय भैंसों और घरों पर क्या देना पड़ा, कर देना पड़ा था। और वे जो तरह तरह के गैर कानूनी महसूल वसूल करते थे, ये महसूल क्या था, एक तरह से जैसे अपन बोलते हैं ना कि रिश्वत लेना दूसरे लोगों से, मतलब डरा धमका के धन लेना, डरा धमका के कोई कर्ज लेना, मतलब कर लेना, ये था महसूल, ठीक है ना। इस प्रकार उन्हें दूसरों की तरह ये, और वे जो तरह तरह के गैर कानूनी महसूल, ये देख लो ना, गैर कानूनी, डरा धमका के कि दो, नहीं तो शासक तुमसे नाराज हो जाएगा, सुल्तान नाराज हो जाएगा, ये महसूल याद रखना ना। तो दो वर्ड आगे, कर और महसूल। जो गैर कानूनी महसूल वसूल करते थे उन्हें छोड़ना होता था। बरनी की लाक्षणिक भाषा में, मतलब एक सिंबॉलिक भाषा में जैसे बोले, तो इनका क्या हुआ, तो कहें तो खुद और मुकदम जीन जरपोश, जीन क्या होता है, जैसे घोड़े की जिस पर अपन बैठते हैं वो जीन होती है, और जरपोश क्या होता है, जैसे उसकी गर्दन से लेके जहाँ अपन जीन लगी रहती है वो जो पूरा सजावट होती है उसको जरपोश बोलते हैं। और रकाब जिससे वो करते हैं, उसका लगाम लगाते हैं, वो रकाब हुई। जिन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलोरियां चबा सकते थे, है ना, बीटल लीव्स अब नहीं चबा सकते। वे इतने गरीब हो गए थे कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था। ये किसका कथन है, ये बरनी का कथन है, जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तारीख फिरोज इसने किताब लिखी है, उसके अंदर ये सारा ये वर्णन है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये किसने बोला है, ये बरनी ने बोला है। ये किसके लिए बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो खुद और मुकदमों के साथ जैसा व्यवहार किया था, तो इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। तो जब अपन मेंस के अंदर क्वेश्चन लिखते हैं तो जब तक ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसे जैसे अपन जब तक वो बार बार ये कहते हो कि मेंस की तैयारी, पीटी का जो नॉलेज होता है प्रीलिम्स का, उसी पे ही वो आधार स्तंभ आगे जाके खड़ा होता है मेंस की तैयारी, है ना। तो बरनी ने, अब देखो बरनी ने जो कथन बोला ये लाक्षणिक भाषा के अंदर बोला कि इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी,
ना तो वो जीन जरपोज से सजे हुए घोड़े रख सकते थे। अब ये बर्नी का कथन कैसे याद रखना है, अपन को 3 माइक्रो वर्ड याद रखना है। एक तो यहाँ बात है घोड़ों की, एक यहाँ पान है, एक यहाँ बात है पान की, और एक बात है पत्नियों की। घोड़े, पान और पत्नी, ये बर्नी ने 3 चीज़ें बोली, बरनी 3 और 3। घोड़े जीन जरपोज से सजे हुए घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते थे, पान की गिलेरियाँ नहीं चबा सकते थे, और उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था, क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके खत्म हो गए थे, कर देना पड़ गया। जो महसूल वो खुद वसूल करते थे, जिससे उनकी ज़िंदगी करती थी, वो महसूल ही खत्म हो गया, उनके पास है ही नहीं, स्टेट के पास गया वो तो सारा। समझ गए? तो अब इसको लॉजिकली आप समझो आराम से, तो सब कुछ समझ में आएगा। रटोगे तो देखो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अपन, ये भूमि सुधार इतना ही है, फिर नेक्स्ट कर आ जाएगा भू राजस्व प्रणाली में सुधार। तो ये थे अपने भूमि सुधार, ठीक है ना। भूमि सुधार मोटा मोटा क्या देखा, भूमि सुधार क्यों, पहला तो ये पहला शासक क्यों बना, क्योंकि इससे पहले स्टेबल नहीं था दिल्ली एम्पायर, तुर्क एम्पायर, वो बलबन के समय तक हो गया, फिर टर्मोइल आया। ठीक है, तो अब भूमि सुधार क्यों, क्योंकि एक तो शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करनी थी। फिर किया क्या, भूमि सुधारों का मतलब जो भूमि कम थी स्टेट के पास उसको बढ़ाया, मतलब खालसा भूमि को उसने बढ़ाया। जो व्यक्तिगत भूमि थी उसको स्टेट ओनरशिप मतलब खालसा लैंड बना दी। अब बनेगा कैसे, ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, जो व्यक्तिगत थी उसको स्टेट की करनी है। तो व्यक्तिगत रूप में ओनरशिप किन किन की थी, किसकी, सबसे पहले कर्मचारी, फिर विद्वान और थियोलॉजियंस, ये तीनों तो एक हैं, फिर अमीर और तीसरा खुद अमीर। तो ये 3 कैटेगरी याद रखनी है। अब आप देखो अपने आप लिख दो। इनाम वक़फ़ उसमें याद रखो, मतलब पहले में तो भेंट अनुदान, दूसरे में इनाम वक़फ़, तीसरे का तो खुद और मुकदम में अपन को कर याद रखने, दूसरा महसूल याद रखना है, और तीसरा वो बर्नी का स्टेटमेंट याद रखना है। बर्नी का जो स्टेटमेंट है ये अमीरों के लिए नहीं कहा गया है, अमीरों की ऐसी स्थिति हो जाती तो धड़ाम से गिर जाता है एम्पायर ही, है कि नहीं है। और ना ये धर्मशास्त्रियों की थी, धर्मशास्त्री तो वो हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि खलीफा ने क्या बोला है वो हम तो बताएं, डायरेक्ट तुम्हारी खुदा से बात करवा रहे हैं, तो इनकी ऐसी कर देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना ऐसे। तो ये किसकी करी, खुद और मुकदम। और खुद और मुकदम जैसे क्या है, देखो अपन पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट आप जैसे समझो, जैसे क्या था, जितनी भी जैसे रेवेन्यू जो थी उस समय, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल हो, चाहे ब्रिटिश इंडिया हो, ये सब हिंदू जो हुआ करते थे, हिंदू जमींदार, क्योंकि जमींदार ज़्यादातर हिंदू हुआ करते थे। तो रेवेन्यू सिस्टम जितना भी था तीनों में, मतलब एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम जितना भी था वो सारा हिंदुओं के हाथ में था। जैसे अकबर के समय आपको नाम सुना होगा टोडरमल, शेठासुरी और अकबर, वो कौन था, वो हिंदू था, वो ग्वालियर से पकड़ के लेके आए थे। तो जितने भी जैसे बिजनेसमैन थे वो हिंदू थे, रेवेन्यू वाले वो हिंदू थे, तो ये रेवेन्यू से जुड़े हुए थे, तो पैसा बहुत था, लेविश लाइफस्टाइल थी। तो अब बर्नी जैसे जो लिखता है तो वो एक वो इस्लामिक राज्य की दिशा से वो देखता है हर चीज़, कि हाँ मतलब इसे क्या दिखाना चाह रहा है कि जो हिंदुओं के अंदर जो बिल्कुल पावरफुल, मतलब इकोनॉमिकली एफ्लुएंट थे, उनकी थोड़ी हालत अलाउद्दीन खिलजी ने, एक मुस्लिम शासक ने खराब कर दी, ये वो दिखाना चाहता था। तो अपन पढ़ेंगे जैसे आगे, जैसे बर्नी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि आलोचनात्मक परीक्षण करें बर्नी के कथन का। अभी अपन जैसे तारीखी फिरोजशाही के रूप में जैसे देखेंगे तो और आपको जैसे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जैसे इतनी हालत खराब नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि ये थोड़ा कट्टरता की नज़र से ये देखता था, इसलिए इसने हर चीज़ ऐसे ही लिखी है। अभी मोहम्मद बिन तुगलक की अपन देखेंगे तो वो थोड़ा उसने कट्टरता से लिखा है चीज़ों को, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्योहारों के अंदर पार्टिसिपेट करता था, होली जैसों के अंदर। तो बर्नी तो वो तो कट्टर ही था, तो वो हिसाब से देता नहीं, फिर उसने सारा वो नेगेटिव ही बोलता गया ऐसे। तो ये खुद और मुकदमों के लिए क्यों बोला इसने ऐसा, क्योंकि ये हिंदू हुआ करते थे भाई। इस्लामिक कल्चर तो अपने आप में बहुत नया ही था, बिल्कुल दिल्ली सल्तनत से स्थापना हुई मिडिवल इंडिया के अंदर इस्लाम कल्चर की, उस जबकि खुद मुकदम तो पहले से चले आ रहे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन के अंदर तो आप भारत में आके बचे और एक दिन में विलेज एडमेंट बन जाओगे, खुद बन जाओगे, या जमींदार के जमीन के मालिक जमींदार बन जाओगे। जमींदार तो पूछते नहीं हुआ करते थे, मतलब पिछली कम से कम 7-8 पीढ़ियों से आपके पास वही ज़मीन चलती आ रही है, तो रातों रात तो आप ज़मीन नहीं एक्वायर करते। आप ये तो पहली पीढ़ी थे भाई, जलालुद्दीन खिलजी के समय ही तो मंगोलपुरी में जाके नवीन मुसलमान आए, या कुछ जैसे जो गजनी गौरी के साथ आए थे वो कितने एक थे, तो गिनती के थे ऐसे। तो ये पावर पॉकेट्स थे अपने आप में खुद और मुकदम, इसलिए इनको नीचे लाना जरूरी था, क्योंकि तो शुरू से चले आ रहे हैं। समझ गए? तो ऐसे ही अपना भूमि सुधार कह लो चाहे कृषि सुधार कह लो, ये वैसे कृषि सुधार जैसे अपन पढ़ेंगे डोमिनेंट, तो वो तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के आएंगे, या गयासुद्दीन तुगलक ने जो नहरें बनाएगा वो कृषि। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ये जो टॉपिक है ना, ये भूमि सुधार कंपेटिवली स्टूडेंट इस पर फोकस नहीं होता है, वो सिर्फ बाजार तक ही रह के रह जाता है।
जबकि क्वेश्चन आया अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक सुधारों पर चर्चा करो, बाजार थोड़ी पूछा उसने, मार्केट रिफॉर्म्स ने, उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछा। तो इकोनॉमिक में मार्केट आएगा, लैंड आएगा, फिर अभी अपन आगे पढ़ेंगे जो टैक्सेशन संबंधी सुधार किए वो आएंगे, ऐसे है ना। तो इसलिए दूसरा बिंदु है लैंड रिफॉर्म्स या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। समझ गए? अब एक बार जो शीट दी हुई है इसको एक बार रीडिंग लगा लो हल्का सा, कोई कंफ्यूजन है पूछो। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे भू राजस्व प्रणाली के अंदर सुधार, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। अभी था लैंड रिफॉर्म्स, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। एक बार इसकी रीडिंग लगा लो भूमि सुधार की, फिर देखते हैं आगे।